मैं प्रीतम कुमार। आज हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री अध्याय 1 को जानेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हिस्ट्री बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुत विद्यार्थी हिस्ट्री को नापसंद करते हैं, जबकि हिस्ट्री को इस रूप में पढ़ा जाए कि हाई जोड़ स्टोरी से हमें हाई करना है, कहानी से हाई करना है। तो हम लोग आज इसी के उद्देश्य से जानते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप, बात है यूरोप महाद्वीप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आखिरकार यूरोप में हमारा राष्ट्रवाद का उदय क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे, और राष्ट्रवाद क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानते हैं कि हमारा जो भारत देश है उसमें भी हम लोग देखे हैं तो 250 साल तक लगभग यूरोप के ही देश के लोग आकर के शासन किए हमारे भारत देश में। तो आखिरकार भारत में यूरोप के ही लोग आए, तो क्या यूरोप में कोई दूसरे जगह के लोग गए होंगे, या फिर यूरोप में आखिरकार क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ी कि राष्ट्रवाद का उदय की भावना को उजागर करे या उदय करे, उसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रवाद शब्द होती है, राष्ट्रवाद शब्द का अर्थ होता है, मतलब होता है कि कह सकते हैं एक अपने सामूहिक पहचान या अपनेपन का भाव, जिसमें कह सकते हैं लोगों का एक समूह जिसमें वे अपने इतिहास, परंपरा, जातीयता, संस्कृति के लिए एकजुट होते हैं, एकीकृत होते हैं। वही मेरा है राष्ट्रवाद, मतलब अपने सभ्यता संस्कृति के लिए एक होना मेरा राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद से पहले हम लोग दो शब्द को जानेंगे, राष्ट्र राज्य क्या है। राष्ट्रवाद से पहले हम लोग दो शब्द को जानेंगे, राष्ट्र और राज्य, क्योंकि ये दोनों वर्ड अध्याय में मेरे को देखने को स्पष्ट रूप से मिलेगी। राष्ट्र राज्य का मतलब होता है सामूहिक पहचान, अपनेपन का भाव, सामूहिक पहचान कहने का तात्पर्य है कि हमारा सभ्यता, संस्कृति, जातीयता, परंपरा, इतिहास एक होना चाहिए, और अपनेपन मतलब सबसे इक्वलिटी, मतलब सभी लोगों के साथ भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो कह सकते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ है, अंततः कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति, जो हम लोग 9th कक्षा में पढ़े हैं, पहले ही अध्याय में एक अध्याय मिलता है फ्रांसीसी क्रांति का, जो हमारे 14 जुलाई 1789। इस क्रांति से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, और यही क्रांति से हम लोगों का 3 शब्द निकल के आता है जो आज पूरी दुनिया मान रहा है। पहला स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का भाव, ये हम लोगों को यही फ्रांसीसी क्रांति से ये 3 शब्द मिले जो हमारे भारतीय संविधान में भी शब्दों का जिक्र है। भारतीय संविधान में भी तीनों शब्दों का जिक्र है, जो हम लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता तो सबके लिए होना चाहिए, समानता, इक्वलिटी के भाव होना चाहिए सब में, और बंधुत्व, भाईचारे की भी भाव होनी चाहिए। यहाँ अभी तक हम लोग जाने हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुआ। तो आखिरकार यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को देखा जाए विशेष रूप से तो कहाँ से होता है, किसके प्रति में राष्ट्रवाद की भावना एकीकृत होते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर यूरोप में पहले राजतंत्र थे। इस राजतंत्र को भी कैसा राजतंत्र, राजतंत्र कहने का तात्पर्य है राजा का शासन। किसका शासन? राजा का शासन। और ये राजतंत्र किस अनुरूप में थी, किसके विशेषता थी? तो राजा थे निरंकुश कहने का तात्पर्य है जिस पर किसी का अंकुश अर्थात कंट्रोल नहीं होता। तो यही निरंकुश राजा के हटाने के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है, और ये निरंकुश राजतंत्र को हटा करके यूरोप के लोग प्रजातंत्र या
या कह सकते हैं जनतंत्र, या कह सकते हैं जनतंत्र की स्थापना करना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह हमारा भारत देश भी एक प्रजातांत्रिक देश है, जनतांत्रिक देश है, और कहने का मतलब इसको शॉर्ट भाषा में लोकतंत्र, इसको स्थापित करना चाहता है कि लोगों का एक अपना अस्तित्व मिले, लोगों के द्वारा सरकार का चयन है। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी राजतंत्र को हटाकर प्रजातंत्र स्थापित ना कर सके, हम लोग आगे अध्ययन में जानेंगे, आज तो विशेष रूप से परिचय को हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो वहाँ पर जब भी कोई भी आंदोलन होता है तो उसमें देखते हैं राजतंत्र को हटाता है, लेकिन प्रजातंत्र को स्थापित ना कर पाता है, और उसके जगह पर पुनः ही राजा किसी दूसरे व्यक्ति को ही राजा बनाया जाता है। उसके बारे में जानेंगे हम लोग को। मुख्यतः यहाँ पर दो व्यक्ति का नाम पढ़ने को मिलेगा, रोबेस्पियर और नेपोलियन। इन दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे विशेष रूप से। ये दोनों बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग थे, दोनों ने बढ़िया प्रयास किया। अब देखते हैं तो रोबेस्पियर जो है और नेपोलियन, तो ये दोनों, रोबेस्पियर की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति में देखा जाए तो मुख्यतः फ्रांस में, कहाँ पर, फ्रांस में 3 प्रकार के लोग थे। पहला थे पादरी, दूसरा कुली, तीसरा आम किसान। ये 3 लोगों में देखा जाए तो ये दोनों लोग तो अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक कहने का मतलब है इनके पास संख्या अधिक नहीं थी, लेकिन कह सकते हैं कि ये दोनों के पास संसाधन अधिक थे। और ये आम किसान बहुसंख्यक थे, अपितु कह सकते हैं संसाधन इसके पास ज़्यादा नहीं था। और इसमें एक ये दोनों लोगों के पास पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग में विशेषाधिकार था। विशेषाधिकार क्या था कि दोनों वर्ग के लोगों को फ्रांस में किसी भी चीज़ के लिए टैक्स कर नहीं चुकाना पड़ता था, जबकि आम किसान लोगों को कर चुकाना पड़ता था। तो इसी में विशेषकर रोबेस्पियर आवाज़ उठाते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, रोबेस्पियर के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।